अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको डाइफ्रैक्शन भी बोल देते हैं कुछ लोग डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है। डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में लाइट का डिफ्रैक्शन तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये चीज समझाता हूं। तो डिफ्रैक्शन का मतलब हो जाता है कि कोई भी अपने पास में वेव है, कोई भी वेव, सिर्फ लाइट की बात नहीं हो रही है, कोई भी वेव है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है। तो जब वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, ठीक है, तो उसके बाद में वो वेव है वो बैंड कर जाती है। इसी चीज को बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ठीक है, जैसे कि कोई साउंड है वो दीवार से टकरा के मुड़ जाती है, और अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बीच में दीवार भी आ रही है, तब भी हमें सामने की तरफ आवाज सुनाई देती है। ओके, मतलब दीवार के साइड से घूम के आवाज चली जाती है। पर हमें इसमें लाइट में ऐसा कुछ नजर नहीं आता है, मतलब बहुत कम नजर आता है कि सामने की तरफ में दीवार हो और उससे अगली तरफ में लाइट चली जाए, क्योंकि ओपेक मटेरियल से लाइट नहीं जा पा रही है। इसी चीज को हम समझते हैं कि लाइट में कैसे कुछ पैटर्न शो कर सकता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यही केस है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन के बारे में लिखता हूं। तो वो क्या है कि एनी वेव बैंड इट स्ट्राइक विद एनी ऑब्स्टिकल। कोई भी वेव है वो बैंड हो जाती है जब भी किसी ऑब्स्टेकल से टकराएगी तब। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी चीज के बारे में ही हम करने वाले हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, यही हम कर रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई वेव है, एक बार इसको सही कर लेता हूं। जब भी कोई वेव है बेटा किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो वो बैंड हो जाती है। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो और बेटा ये हर केस में ये बैंडिंग नहीं हो रही होती है। ठीक है, बैंडिंग हमें सिर्फ जब नजर आती है जब वो ऑब्स्टेकल है जहां से टकरा के लाइट बैंड हुई है, लेंथ और जो अपने पास में जो वेव है उसकी वेवलेंथ सेम ऑर्डर की हो, तभी ऐसा हो पाएगा। क्योंकि हम लाइट के लिए लिख रहे हैं, तो इस केस में लिखा जाएगा फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट ऑब्स्टेकल, या फिर जिसको ओपनिंग बोलते हैं, ओपनिंग मस्ट बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो बेटा, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से हम कुछ बोल रहे हैं मुंह से। ठीक है, सामने की तरफ में अगर इतनी सी दीवार है, ठीक है, बाकी जगह से खाली है, ऐसा नहीं है कि इधर 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 खाली है। ठीक है, इतनी सी ही दीवार है बेटा। उस केस में हम यहाँ पे अगर खड़े होके सुन रहे हैं जाएगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से हो पाएगा कि साउंड वेव है यहाँ से टकरा के इसके इधर पे चली गई है। ठीक है, लाइट में देखो, ऐसा अगर मान लो इतनी सी ऑब्स्टेकल है, यहां से मैंने अगर टॉर्च ऑन करी, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है, वो जो ऑब्स्टेकल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इतने लार्ज स्केल पे ये फेनोमिना नज़र नहीं आता है। ये फेनोमिना बहुत छोटे स्केल पे नज़र आता है, थोड़े बहुत स्केल पे। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ भाई। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट है वो बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करूं, ठीक है, अगर इस तरीके से है कोई ऑब्स्टेकल बेटा, ऑब्स्टेकल मान लो ऐसे ऐसे एक मैंने एक बड़ी सी सिंगल स्लिट रख, मतलब एक छोटी सी सिंगल स्लिट लग रही है, बिल्कुल नैरो सी है ये। यहां से अपने पास में अगर कोई लाइट आ रही है, इस तरीके से मैंने लाइट को भेजा, ठीक है,
तो लाइट आ रही है, तो एज पर रूल लाइट अपने पास में सिर्फ इतने से रीजन में होनी चाहिए थी। लाइट सिर्फ कहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए थी? इतने से छोटे से रीजन में ही लाइट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी। बट एक्चुअल में क्या होता है बेटा, लाइट है वो यहाँ पे भी पहुंच जाती है। ठीक है, इस रीजन्स में भी अपने को थोड़ी बहुत फ्रिंजेस नजर आती हैं। ठीक है, तो वो लाइट यहाँ की बजाय यहाँ तक तो पहुंचना था, वो तो भाई उसकी डेस्टिनी थी, उसकी जिंदगी में लिखा हुआ था। ठीक है, बट एक्चुअल में लाइट है वो यहाँ पे भी पहुंच गई है, थोड़ी सी बैंड होकर बाहर की तरफ में निकल के इस तरफ भी लाइट आ गई है। ये अपने पास में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हो पाया है। इस ऑब्स्टेकल से टकरा के थोड़ी सी बैंड करके यहाँ पे चली गई, उस ऑब्स्टेकल से टकरा के थोड़ी सी बैंड करके यहाँ पे चली गई। ये एक एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर हमने याद करें तो इससे पहले जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें अपने पास में क्या होना चाहिए था बेटा, जैसे कि एक है अपने पास में इस तरीके से। ठीक है, दो स्लिट्स थे ऐसे लगे हुए थे। ठीक है, इनके सामने हमने एक स्क्रीन रखी हुई थी, ऐसी ये थी स्क्रीन। तो ऐसे अगर हमने लाइट को यहां से भेजा था, ठीक है, तो लाइट सिर्फ कहां पे एग्जिस्ट करनी चाहिए थी बेटा, इस स्लिट के सामने और एक इस स्लिट के सामने। ठीक है, एज पर रूल तो यहीं यहीं पे होनी चाहिए थी ना, बट वो लाइट है वो यहाँ पे भी हो जाती है, यहाँ पे भी चली जाती है, ऐसे फ्रिंजेस बन रहे होते हैं, एक डार्क एक ब्राइट, ऐसे पैटर्न बन रहे होते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ वाली लाइट जब यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ वाली लाइट यहाँ पे, ये वाली जो चीज हो रही है इसी चीज को ही बोला जाता है डिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ से किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के, इस कोने से टकरा के बैंड होकर यहाँ पे भी लाइट चली गई है, ऐसे बैंड होकर लाइट है यहाँ पे भी चली गई है। ये अपने पास में जो है डिफ्रैक्शन ही है। तो इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम पढ़ेंगे दो टाइप का डिफ्रैक्शन होगा अपने पास में। ठीक है, दो टाइप का डिफ्रैक्शन है उसको पढ़ा जाता है। दो टाइप की थ्योरीज हैं डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली, वो देखो कौन कौन सी थ्योरीज हैं। टू टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप का जो डिफ्रैक्शन है उसको बोलते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के बारे में फ्रेजनल ने बताया था, कोई साइंटिस्ट था। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन वो है जब फाइनाइट डिस्टेंस पे डिफ्रैक्शन हो रहा हो, और फाइनाइट डिस्टेंस डिफ्रैक्शन या फाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसे बेटा अपने पास में है कोई ऑब्स्टेकल, इस तरीके से कोई ऑब्स्टेकल है, ऐसे कोई रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ऐसे ऐसे करके रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, और इस ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद में ये रेज ऑफ लाइट है वो बैंड कर गई हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पे जो पैटर्न है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे अपने पास में इधर पे पैटर्न सा जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, इधर पे स्क्रीन। ओके, और ये जो हो रहा है ये फाइनाइट डिस्टेंस पे हो रहा है। ठीक है, जो ऑब्स्टेकल है उससे फाइनाइट डिस्टेंस पे हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको बोला जाता है फ्रेजनल डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हायर स्टडीज में इसके बारे में पढ़ा जाता है। फाइनाइट डिस्टेंस पे हम डिफ्रैक्शन है उसके चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि अपने लिए ये थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल चीज़ बन जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरे टाइप का डिफ्रैक्शन होता है वो है फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, इस वाले डिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, इस डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जर्वेशन करते हैं फॉर ए वेरी
लार्ज डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन। बहुत लार्ज डिस्टेंस की ऑब्जर्वेशंस को पढ़ने के लिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है। ये देखो अपने पास में कैसे रहता है, ठीक है। एक अपने पास में ऐसे कोई सिंगल सी स्लिट जैसा कुछ बना रखा है, या ऐसा कुछ है अपने पास में, यहां से लाइट आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है। अब बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। इनफाइनाइट तो खैर नहीं बोल सकते क्योंकि इनफाइनाइट का तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं, बट बहुत ज़्यादा लार्ज है इस साइज के कंपैरिजन में, ठीक है। ऑब्स्टेकल के जो साइज है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को समझने के लिए जनरली हम यहाँ पे हैं कन्वर्जिंग लेंस, ताकि जो रेज ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज होके बहुत ज़्यादा दूर ना चली जाए। तो इस केस में देखो क्या हो रहा होता है, ऐसे करके रेज ऑफ लाइट आ रही होंगी, ऐसे करके रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और फिर यहाँ पे जाके कन्वर्ज कर जाती हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे पैटर्न है उसको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे लेंस लगाया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्लिट ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्लिट हो जाएगा तो उसको पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, तो इसलिए एक बीच में कुछ लेंस जैसा कुछ लगा देते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस है उसको लगाया जाता है, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर में अपने पास में जो ऑब्जर्वेशन करी थी और जो रिजल्ट निकाले थे फ्रॉनहोफर ने, वो वाले जो रिजल्ट हैं वो लिख देता हूं, ए करके लिख देता हूं, ठीक है। वैसे ये एक ही टॉपिक पढ़ा जाएगा और आगे इसको थोड़ी सी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। डिफ्रैक्शन बाय ए सिंगल स्लिट। एक बेटा अपने पास में देखो ऐसे है, एक सिंगल स्लिट है, ठीक है, उससे कैसा डिफ्रैक्शन हो रहा है। ऐसे अपने पास में एक देखो बिल्कुल एक नैरो सी ओपनिंग रख रखी है, यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। अब देखो रेज ऑफ लाइट है वो अपने पास में कैसा बिहेव करेगी, वो अपने पास में बिहेव करती हैं कि एक वेव फ्रंट सा आ रहा है, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है, ठीक है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो इस पे रखे हुए जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे कैसा बिहेव करते हैं, वो सारे के सारे बिहेव करते हैं एक सोर्स के जैसा। उसके अकॉर्डिंगली वो सारे के सारे ऐसे घूम घूम के इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं, अगली अगली वेव बना रहे होते हैं, ठीक है, अगले अगले वेवलेट्स, और ऐसे चल रहा होता है। ये अपने पास में सामने की डायरेक्शन है, इसके जस्ट सामने यहाँ पे बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी नजर आती है क्योंकि सामने वाला पैटर्न तो बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा, सीधी लाइट गई है इसलिए। और हम किसी भी एंगल पे जब नोट करते हैं किसी एंगल पे कितनी सी इंटेंसिटी बनी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो बताया था, इंटेंसिटी एट एनी एंगल थीटा विल बी इक्वल टू आई नोट टाइम्स साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। और यहाँ पे जो बीटा है उसकी वैल्यू थी पाई बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा। इस तरीके का इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब बेटा ये जो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला है ना, ऐसा नहीं है कि इसको आपको याद रखना है, ना ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली जो फॉर्मूला बताया था फ्रॉनहोफर ने वो वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला उसने। हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट ही हैं और इससे ईजी ही हैं, ठीक है। याद रख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में भी इस फॉर्मूले को लिखा गया है। डिफ्रैक्शन जो है ना बेटा, उसमें इंटेंसिटी का हमने ग्राफ बना लिया भाई, इंटेंसिटी है उसका बिहेवियर हमने देख लिया कि किस तरीके से जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है। ये देखो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी है और वो इस तरीके से एंगल पे वेरी कर रही होती है। डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है ना, उसमें अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं तो बेटा ऐसा करके इंटेंसिटी का ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसा करके इंटेंसिटी का ग्राफ बनता है, देखो भाई, ठीक है बेटा। इंटेंसिटी इस तरीके से वेरी कर रही होती है। सेंट्रल पे है जो इंटेंसिटी, सेंट्रल ब्राइट है, वो उसकी इंटेंसिटी होगी आई नोट। इसके
पहला पैच बनते ही उसकी इंटेंसिटी हो जाती है I0/22। उसके बाद में तो इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और 2-3 फ्रिंज बनने के बाद में तो इंटेंसिटी नज़र भी नहीं आती है कि कितनी ज़्यादा कम हो गई है। ये है डिफ्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ अगर मैं इंटरफेरेंस का बताऊं तो इंटरफेरेंस में देखो कैसे होता था। ठीक है, इंटरफेरेंस में इस तरीके से हो रहा होता था। ये है अपने पास में इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस में ऐसा हो रहा होता था। इंटरफेरेंस में बेटा हर कोई पैच जो बनेगा या हर कोई फ्रिंज बनेगी वो सेम की सेम स्ट्रेंथ की होगी या सेम की सेम इंटेंसिटी की होगी। जितनी भी फ्रिंज बनेगी वो किस इंटेंसिटी की बनेगी? I0 इंटेंसिटी की बनेगी बेटा, ऐसे रहेगा। इंटरफेरेंस है उसका ऐसा रहता है। ये फर्क है अपने पास में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी में। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब बेटा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इन दोनों के बीच में कब भाई हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, कब हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे? ठीक है, इस चीज़ के लिए अपने पास में क्या हमने लॉजिक बताया गया है, किसको इंटरफेरेंस बोला जाएगा, किसको डिफ्रैक्शन बोला जाएगा। इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये बताया गया है बेटा, जहाँ पे भी जो नंबर ऑफ सोर्स हैं वो अगर फाइनाइट है 2, 3, 4, तो उस केस में हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, 1, 2, 3 होते हैं। जहां पे नंबर ऑफ सोर्स ज्यादा हो जाते हैं उसको पढ़ा जाता है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में जैसे 2 स्लिट थी तो 2 सोर्स जैसा बिहेव कर रहे, 3, 4 ऐसे होता है तो उसको इंटरफेरेंस ही बोला जाता है। डिफ्रैक्शन में जहां पे ज्यादा सोर्स पढ़े जाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन। ओके बेटा, डेफिनेशन है वो मैं लिखवा देता हूं एक बार। ये है बेटा इनकी डेफिनेशन, कर लो इसको नोट। इन इंटरफेरेंस द नंबर ऑफ सोर्स आर फ्यू लाइक 2 सोर्स, बट इन डिफ्रैक्शन मोर देन 2 सोर्स। डिफ्रैक्शन में 2 से ज़्यादा सोर्स भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये हो जाता है अपने पास में डिफ्रैक्शन के बारे में। डिफ्रैक्शन में एक ही डिफ्रैक्शन है जो कि अपने को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, जिस पे बेस्ड ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको बोला जाता है बेटा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। यही अपने सिलेबस में है डिफ्रैक्शन। ठीक है, बस इस चीज़ को समझ लिया, मतलब कि लाइफ में मौज कर ली। ठीक है, अच्छी चीज़ें सीख जाओगे इसको समझते ही डिफ्रैक्शन। इससे ज़्यादा कुछ सिंपल तरीके से समझाऊंगा बेटा, थोड़ा सा ही करवाता हूं बट सब कुछ करवाता हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सी टॉपिक के साथ में, जो कि है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है भाई? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट, अरे सिट नहीं, स्लिट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देखो तो भाई, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? पहले से ही मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। एक अपने पास में सिंगल स्लिट है, लो भाई, एक सिंगल स्लिट है जिसकी जो थिकनेस है वो है, ऐसे करके रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे रेज ऑफ लाइट आएंगी। सामने में स्क्रीन लगा रखी है, फोर डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर पे है अपने पास में स्क्रीन। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली पैटर्न बन रहा होगा। देखो बेटा, एक चीज़ के बारे में तो हमें पता ही है, ठीक है, कि जब सिंगल स्लिट का चाहे कोई भी डिफ्रैक्शन करे, कैसा भी डिफ्रैक्शन करे सिंगल स्लिट, ठीक है, ये सिंगल स्लिट के बारे में ही कर रहे हैं बेसिकली, बाकी औरों के बारे में तो क्यों ही ज़्यादा सोचना है। तो बेटा इस केस में क्या होता है कि सेंटर पे जो है ना, सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बनती है हमेशा, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से लाइट आ रही है, इससे पहले भी हमने केस किया था ना, जैसे यहाँ से भी लाइट आ रही होगी फोर डिफ्रैक्शन में, तो भाई सेंटर पे तो ब्राइट ही दिखता है। इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें यहाँ पे तो ब्राइट पैच ही बनता है। सेंटर में जो ब्राइट बनता है उसका क्या लॉजिक है, वो किस तरीके से वो ब्राइट बन पा रहा है, ये चीज़ हमें समझनी है।
बेटा सेंट्रल ब्राइट है उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो भी अपने पास में वेव फ्रंट है, इनकमिंग वेव फ्रंट है, उसको हम 100 सोर्स में डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं 100 सोर्स हैं, ठीक है। और उस केस में क्या होता है कि भाई टॉप वाला सोर्स और जो बॉटम वाला सोर्स है दोनों यहाँ पे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस सेंटर पे जाके क्या हो जा रहा है 0। इससे जस्ट ऊपर से नीचे वाला, सेकंड वाला और 99 वाला दोनों आपस में जाके कैसा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव। इससे जस्ट नीचे वाला, उससे जस्ट नीचे वाला दोनों आपस में जाके कैसा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे करके ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करके सेंटर पे जो बनेगा वो हमेशा ब्राइट ही रहेगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रल ब्राइट। ऐसे करके जो सेंट्रल फ्रिंज है वो बन, और सेंट्रल है जो बेटा वो हमेशा ब्राइट ही रहेगा, ठीक है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में एक चीज हमें पता चल गई है कि सेंटर पे जो भी बनेगा वो अपने पास में ब्राइट बनेगा, चाहे कितने भी नंबर ऑफ सोर्स हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 100 सोर्स मान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो वन टॉप मोस्ट है और बॉटम मोस्ट है उसके हर किसी के कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा सोर्स रहेगा जो वहां तक पहुंचते पहुंचते पाथ डिफरेंस सेम दिखाएगा, ठीक है। और जिस वजह से ये जो पैटर्न है ये अपने पास में ब्राइट पैटर्न ही बनेगा हर किसी केस में। तो फर्स्ट है जो चीज वो हमने यहाँ पे सीख ली है। ओके बेटा, चलो इसके बारे में लिख देते हैं, द सेंट्रल ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न must be bright as the top and corresponding bottom source will combine and interfere constructively। और वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके ऐसा हमारे पास में बन रहा होता है। ओके बेटा, यहां तक की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेंट्रल ब्राइट अपने पास में वैसे भी था, सेंट्रल ब्राइट के लिए कई चीजें एक्सप्लेन करी जा सकती थी। अब इस चीज को समझना, मैं जो आपको समझा रहा हूं, ठीक है, वो वाली चीजें हैं अपने पास में, ये वो चीजें हैं जो बेटा जो फोर्नहोफर थी उसने बताई थी। इसमें अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करेंगे कि शायद ये वाला इसके साथ भी इंटरफियर कर जाए, ये इसके साथ भी, वो वाले लॉजिक हम नहीं लगाएंगे बेटा। अब मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं तुम्हें जो कि फोर्नहोफर ने बताई थी, ठीक है। ये चीजें बाद की बात है कि उसमें लिमिटेशंस हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, ऐसी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, इन चीजों का कोई मतलब बनता भी नहीं है, ठीक है। फोर्नहोफर की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली कैसी एक्सप्लेनेशन है वो चीजें आपको बताई जा रही हैं, वो गलत है सही है उसमें डाउट्स हैं, वो वाले डाउट्स का कोई मतलब नहीं बनता है अब, क्योंकि फिलहाल के लिए थ्योरी पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसलिए ये ऐसा कुछ है, इसमें ऐसा मत सोचना कि इंटरफेरेंस जैसी प्रॉपर फील आएगी, नहीं बेटा, इसमें बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे जो कि एक्चुअल में डाउट क्रिएट करते ही हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन जाती हैं उससे, तो वो वाली चीज़ें हमें दिमाग में नहीं लेके आनी, ठीक है। अब बेटा ये अपने पास में है सेंट्रल, चीज़ तो समझ में आ गई। इसमें दिक्कत ये है कि बेटा सेंट्रल ब्राइट हमें पता चल गया, अब सेंट्रल ब्राइट कितना सा वाइड होगा ये हमें कैसा पता चलेगा, भाई सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ है वो विड्थ कितनी सी होगी ये हमें पता करना है, और उसी के बारे में ही हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा देखो सेंट्रल ब्राइट जो है वो कितना वाइड होगा, तो सेंट्रल ब्राइट वहां तक फैला हुआ होगा जहां पे पहला डार्क नहीं आ जाता है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं अगर फर्स्ट डार्क फ्रिंज है वो यहां बन रही है, इसका मतलब है फर्स्ट डार्क के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल ब्राइट को। चीज हम करने वाले हैं कि सेंट्रल ब्राइट है उसकी विड्थ कितनी होगी उस बारे में निकालते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट कहाँ पे होगा, जहां पे बेटा पहला मिनिमा बनेगा, तो अब हम निकालने वाले हैं नाउ फर्स्ट मिनिमा, पहला जो मिनिमा है उस मिनिमा के बारे में बता रहा हूं,
कि पहली बार मिनिमम कब बनेगा। ओके बेटा, अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट मिनिमा है, ये जो चीज़ें ये सारी फोन ऑफर की बताई हुई है, मैं अपनी तरफ से ना कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तुम्हें वो चीज़ें जो हैं वो समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई अलग से थ्योरी आ रही है, उस थ्योरी को अलग से नहीं लगाना है, सिर्फ अभी यहाँ पे समझने के लिए आए हैं, तो समझने पे ही ध्यान देंगे। ऐसे करके बेटा, ऐसे करके अपने पास में एक तो आ रही है, ये लाइट वेव आ रही होगी, तो अपने पास में जो सोर्स था, सॉरी जो स्लिट थी, स्लिट कितनी सी विड्थ की थी बेटा, ए विड्थ की थी। ऐसे करके जो बिल्कुल सामने है, सामने इस तरीके से होगा। ओके बेटा, अब इस केस में क्या करते हैं भाई, सबसे फर्स्ट मिनिमा बनाने के लिए हम जो है अपने पास में जो टोटल वेव फ्रंट है, ऐसे करके प्लेन वेव फ्रंट आया है बेटे, ऐसा करके एक प्लेन वेव फ्रंट आया है। इस प्लेन वेव फ्रंट को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, पर तुम्हारी नोटबुक खराब ना हो, तुम इसको बंद ना मानो, इसलिए नहीं लिख रहा था। तो प्लेन वेव फ्रंट है, उसको मैंने दो सोर्स में डिवाइड कर दिया। फोन ऑफर ने उसको कितने सोर्स में डिवाइड कर दिया था बेटा, दो सोर्स में डिवाइड कर दिया था। ओके, अब ये दोनों के दोनों सोर्स हैं, ये अपने पास में यहां कहीं पे पहुंचने के बाद में, एंगल थीटा पे पहुंचने के बाद में इस किसी, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कैसा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ये है अपने पास में केस, एक है सोर्स S1, एक है सोर्स S2। ओके बेटा, अब देखो, टोटल जो था वो ए था, यहाँ पे ऐसा सोर्स था, ऐसा सोर्स है। टोटल ए को मैंने दो आधे आधे पोर्शन में डिवाइड किया, तो ये बन गया A/2, ये बन गया A/2। अब इसका जो सोर्स है वो इसके बिल्कुल मिड पे रखा हुआ है, तो ये बन गया A/4, ये बन गया A/4, इधर भी बन गया A/4, इधर भी बन गया A/4। तो जो दो सोर्स अपने पास में बने हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस बनता है वो हो जाता है बेटा A/2। ओके, ये चीज हमने यहाँ पे समझी है। दोनों सोर्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बन गया है ये, और जो दोनों के दोनों सोर्स हैं, उनसे जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो किसी एंगल थीटा पे जा रही है, वहां पे जाके बहुत ज़्यादा किसी दूर के डिस्टेंस पे जाने के बाद में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है वो रे ऑफ लाइट। और उस केस में जो बेटा यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल बना रही थी एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बन जाता है, एंगल थीटा। इस लाइन के बीच में ये दो परपेंडिकुलर हैं, ये दो परपेंडिकुलर हैं, इसको मैंने एंगल थीटा से घुमाया, तो ये वाली भी एंगल थीटा से घूम गई। एक लाइन को अगर थीटा से घुमाएंगे तो उसका नॉर्मल भी थीटा से ही घूम जाता है, ठीक है। तो बेटा ये जो है, ये इतना सा बन जाता है इस केस में पाथ डिफरेंस। ओके, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, A/2 साइन थीटा। ये हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था, ये इतनी सी चीजें, सिंपल सा ही तरीका है, इस तरीके से ही निकाली जाती थी। यहाँ पे क्या है कि दो सोर्स में इसको डिवाइड कर दिया है, और दोनों के दोनों सोर्स हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू होनी चाहिए λ/2। सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए λ/2। तो ये वाला पाथ डिफरेंस उसने लेके चला था। यहाँ से क्या इक्वेशन निकल के आई कि भाई A sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, λ/A। ये वो एंगल है, या ये वो अपने पास में एंगुलर पोजीशन है थीटा की, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। उसका साइन थीटा हमने निकाल लिया है, ठीक है। इसके बारे में लिख देता हूं, हियर टू सोर्स कंबाइन डिस्ट्रक्टिवली, हियर टू सोर्स कंबाइन डिस्ट्रक्टिवली एंड मेक मिनिमा। ठीक है, दो सोर्स कंबाइन करे
और दोनों मिलके एक मिनिमा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनती है फर्स्ट मिनिमा के लिए। ओके, अगर बेटा अपने पास में एंगल स्मॉल है तो उस केस में क्या है, सिंस अगर थीटा है वो स्मॉल है, ठीक है, हर केस में स्मॉल नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता है। ठीक है, तो साइन थीटा है उसको क्या लिखा जा सकता है, थीटा, और उसको लिख देंगे लैम्डा बाई ए। तो ये देखो, इसका मैं पैटर्न अगर बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा बेटा। ठीक है, ये एक सिंगल स्लिट है, यहां से रेज ऑफ लाइट है वो आ रही थी। ठीक है, अब ये रेज ऑफ लाइट गई, यहां पे जाके मीट हुई, मतलब यहां पे स्क्रीन रखी है, मीट ना हुई, स्क्रीन है। ठीक है, और बेटा अगर यहां से सीधी लाइन खींचूं बिल्कुल सेंटर पे, तो सेंटर पे जो बन रहा था उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। इस वाले केस को क्या बोलेंगे भाई, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इधर से एंगल थीटा पे, ऊपर की तरफ में एंगल थीटा पे फर्स्ट डार्क बनेगा भाई। ठीक है, फर्स्ट डार्क या फर्स्ट मिनिमा, और ऐसे ही एंगल थीटा नीचे की तरफ में उधर भी बनेगा अपने पास में फर्स्ट डार्क। ठीक है, फर्स्ट डार्क है, इनके बीच का जो गैप होगा वो अपने पास में फ्रिंज विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, फ्रिंज विड्थ, यही बेटा होती है फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो यही हम निकालने वाले हैं, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ सिर्फ उस केस में निकाल रहे जब एंगल थीटा है वो स्मॉल है तब। ठीक है, तो इस केस में जो फ्रिंज विड्थ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास में आर्क, जो अपने पास में ये जो आर्क है वो निकालनी है। तो थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और जो आर्क है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एंगल इनटू वहां तक की रेडियस या फिर वहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि भाई ये ऐसे करके एक आर्क सी बन रही है, इस आर्क में ये वाली वैल्यू डी के ही इक्वल है और ये वाली वैल्यू है वो फ्रिंज विड्थ के इक्वल है। ऐसी चीजें बेटा बहुत बार करते हुए आए हैं अपने पास में, पहले भी ये चीजें करी हुई हैं, जब हमने मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा था तब भी, इससे बाद भी बहुत सारी चीज़ों में ये यूज आया है, तो इतना कुछ खतरनाक नहीं है। तो टू जो स्मॉल एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, लैम्डा अपॉन ए, तो टू लैम्डा डी अपॉन ए, ये अपने पास में बन जाती है सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब यहां तक अपने पास में जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो बना हुआ था। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में बेटा फर्स्ट मैक्सिमा है, सॉरी सेंट्रल मिनिमा था ये, सेंट्रल मैक्सिमा था सबसे पहले, उसके बाद था फर्स्ट मिनिमा, इसके बाद में आएगा फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा है उसकी पोजीशन क्या होगी वो निकालने वाले हैं, और इस उसने थ्योरी बताई थी, ये चीज भी देखेंगे। फर्स्ट मैक्सिमा, तो भाई सबसे पहली बार मैक्सिमा कहां पे बन रहा है, इसके लिए क्या थ्योरी है। ओके, तो बेटा इस केस में क्या होगा, ऐसे है सिंगल स्लिट, ऐसे करके यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट आया, ऐसे करके एक प्लेन वेव फ्रंट आएगा जिसकी विड्थ ए के ही इक्वल होगी। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट मैंने थोड़ा सा आगे बना दिया है, बट अगर मैं यहां पे भी बना देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक वेव फ्रंट के अंदर में मैंने इसको डिवाइड कर दिया वेव को। ठीक है, अब इस वेव फ्रंट को उसने डिवाइड किया था भाई तीन सोर्सेज में। कितने सोर्स में डिवाइड किया था बेटा, तीन सोर्स में डिवाइड किया था, जो कि ऐसा मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे जाके बना रहा होगा। ठीक है, समझते हैं इसने क्या बताया था, इसने एक सोर्स है उसको डिवाइड किया, एक वेव फ्रंट है उसको डिवाइड किया तीन सोर्स में। ठीक है, जहां पे कि जो दो सोर्स हैं
वो डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रहे हैं, मतलब कि दो सोर्स हैं वो डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रहे हैं कि एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल करके जीरो बना देते हैं और तीसरे सोर्स की पूरी इंटेंसिटी वहां पे पहुंच जाती है, तो इसलिए हमें वहां पे ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। ठीक है, द वेव फ्रंट इज डिवाइडेड, वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सोर्सेज and any of two source interfere, ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली ही क्यों इंटरफियर करेंगे, ये सब ही क्यों होगा, ये सब राज तो बेटा उसके साथ ही चला गया था, फोर्नहोफर के साथ ही, उसने इसके लिए कोई भी चीज़ नहीं बताई थी कि ऐसा हमने करना है। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं बताया था, उसने ये चीज़ समझाई थी, इसलिए इस चीज़ को इस तरीके से हम समझ रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई तीन सोर्स में डिवाइड कर दिया बेटा इसको। ठीक है, तीन सोर्स में डिवाइड कर दिया तो सबके बीच का गैप हो जाएगा a/3 a/3। ठीक है, अब बेटा यहाँ से क्या है कि इधर से जो रे ऑफ लाइट जा रही है, इधर से दो सोर्स हैं, इनसे इस तरीके से रेज जा रही थी, अब इतनी सी की वजह से जो पाथ डिफरेंस आया है वो है इतना सा पाथ डिफरेंस आया है। अब ये क्या है, ये दोनों सोर्स हैं एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव करके इनकी इंटेंसिटी खत्म हो जा रही है, S3 वहां पे प्रॉपर नजर आ रहा है, ऐसे था। ठीक है, तो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू हो जाती है, पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी a/3 साइन थीटा, क्योंकि थीटा एंगल पे जा रहे हैं, ये वाला जो एंगल है भी थीटा ही बनेगा। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर कर रहे हैं तो λ/2 हो जाएगा a/3 साइन थीटा। इधर से बेटा अपने पास में जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू आ जाती है 3λ/2a। ठीक है, ये अपने पास में फर्स्ट मैक्सिमा के लिए सिचुएशन है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो nth मैक्सिमा है, अगला इससे अगला जो भी मैक्सिमा है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा ही रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 सोर्स में डिवाइड किया, इससे अगले में 5 सोर्स में डिवाइड करेगा, जिनमें से कि 4 सोर्स आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करके खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर पे उसने जो जर्नलाइज फॉर्मूला बना है, जर्नलाइज और वो अपने पास में क्या बन गया है, nth मैक्सिमा के लिए, फॉर nth मैक्सिमा वो बन जाता है साइन थीटा n विल बी इक्वल टू 2n + 1 λ/2a, ओड मल्टीपल ऑफ λ/a, ऐसे करके इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आगे वाली चीज़ लिखी भी जा सकती है बट उसका कुछ काम है नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। जनरली फर्स्ट मैक्सिमा तक की ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, nth मैक्सिमा है उसके लिए ये सिचुएशन बन जाती है, ओड मल्टीपल ऑफ λ/2a। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं, इसके बाद वो करेंगे हम सेकंड मिनिमा, कि भाई जो सेकंड मिनिमा है वो किस पोजीशन पे जाके बनेगा। तो मिनिमा के लिए उसने क्या समझाया, अपने पास में इस तरीके सिंगल स्लिट। ठीक है, अब जो सिंगल स्लिट थी बेटा उसको हमने 4 सोर्स में डिवाइड कर दिया है। सिंगल स्लिट पे जो वेव फ्रंट आया है उस वेव फ्रंट को कितने सोर्स में डिवाइड कर दिया है, 4, 1 2 3 4। ठीक है, हियर द वेव फ्रंट एक्ट लाइक 4 सोर्सेज एंड 2 सोर्स, दो के ग्रुप के जो सोर्स हैं वे सारे के सारे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रहे हैं, विल डू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इसका आपस में मिलके जो डिस्ट्रक्टिव हो के दो मिला के दोनों आपस में खत्म हो जा रहे हैं।
ठीक है, ऐसे ग्रुप बना बना के खत्म हो गई भाई। तो एक जो दो सोर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, a/4। यहां से अपने पास में ऐसे जा रही होंगी रेज, ठीक है। इधर पे ये वाला जो बनेगा इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी a/4 साइन थीटा। अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है तो पाथ डिफरेंस को लिख दिया मैंने λ/2 इज इक्वल टू a/4 साइन थीटा। यहाँ से अपने पास में जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू आ जाती है 2λ/a, ठीक है। ये सेकंड मैक्सिमा के लिए रिजल्ट था। ये सेकंड मिनिमा का रिजल्ट था। फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या आता था, λ/a। इसके बाद के लिए आ रहा है 2λ/a। थर्ड के लिए आएगा 3λ/a। तो इधर से बन गया है जर्नलाइज्ड फॉर्मूला फॉर nth मिनिमा। nth मिनिमा है उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, साइन ऑफ थीटा n इज इक्वल टू nλ/a, ठीक है। दूसरे के लिए 2λ/a, तीसरे के लिए 3λ/a, nth के लिए क्या बन गया है nλ/a। बस ऐसा ही है, ठीक है। चलो अब इस पे बेस्ड जो केस है वो बता देता हूँ नोट करके बेटा, जो चीज़ आपको याद रखनी है। फ्रिंज विड्थ के बारे में इसमें कई बार क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ है जब बहुत ज़्यादा दूर का सेपरेशन हो, ठीक है। ये वाला जो सेपरेशन है ये लार्ज हो और इसकी वैल्यू कैपिटल D के इक्वल हो, ठीक है। तो ये अपने पास में बन गया है सेंटर का केस। ये लो भाई, ठीक है। इधर से लेकर यहाँ तक जो अपने पास में बनता है उसको बोला जाता है भाई सेंट्रल मैक्सिमा। और बेटा जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो होती है 2λ/d, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ पे जो बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा के यहाँ पे एंड पे, उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। इसके बाद में बेटा ऐसे बनता है, ये है जहां पे बिल्कुल मिड है, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिमा, इसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के भी मैक्सिमा है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन सब की जो फ्रिंज विड्थ है उसकी वैल्यू आ जाती है λ/d/a। ये λ/d/a था बेटा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ जो स्लिट विड्थ है उसको a से बोला जाता है, λ/d/a। बीटा इज इक्वल टू λ/d/a, ठीक है। ऐसे ऐसे करके होते रहते हैं। इससे आगे वालों की बेटा इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती हुई चली जाती है, जो कि एक्चुअल में कई बार तो नज़र आते ही नहीं है, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ नहीं पड़ी जाती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ पूछी जाए तो 2λ/d/a। इसके अलावा कोई और फ्रिंज विड्थ पूछी जाए, सबकी वैल्यू क्या है, λ/d/a। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है बेटा। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ चीज़ें नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। इतना सा ही टॉपिक था, डिटेल में ज़्यादा डिटेल में इसको हम नहीं कर सकते हैं। ये है बेटा अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन, इन्फॉर्म ऑफ अ डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ d with incident 5500 एंगस्ट्रोम। फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व एट एंगल 30 डिग्री। द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी ऑब्जर्व एट एन एंगल, ठीक है। सेकेंडरी मैक्सिमा इसका कोई मतलब नहीं है बेटा, फर्स्ट मैक्सिमा है, सिर्फ इतना सा इस चीज़ में ध्यान रखना है, ठीक है। पहला मैक्सिमा कहाँ पे नजर आएगा, तो बेटा देखो सबसे पहले जो सिचुएशन है वो लगाते हैं पहले मिनिमा के लिए। पहला मिनिमा जो है वो है 30 डिग्री पे, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू λ/a, साइन 30 इज इक्वल टू λ/a, 1/2
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसकी वैल्यू आ गई है λ/a। ये अपने पास में आंसर बन गया है। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा, बेटा फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे होता है? ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए साइन थीटा फर्स्ट इज इक्वल टू 3/2 λ/a। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 3/2 λ/a की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये बन जाता है 3/4। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। ठीक है बेटा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन स्लिट विड्थ डी। ठीक है, एक स्लिट पे विड्थ करती है जिसकी स्लिट विड्थ है डी। द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन एट डिस्टेंस कैपिटल डी। उसको कैपिटल डी पे हमने ऑब्जर्व किया है। द लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज देन इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्लिट इफ डी इक्वल्स। अच्छा, तो बेटा जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो क्या होती है 2 λ/d/a। ठीक है, विड्थ के ही इक्वल है, तो स्लिट विड्थ की वैल्यू क्या है a। अच्छा, स्लिट विड्थ को d से लिखा है तो यहाँ पे d लिख दिया भाई, अगर लिखा ही है फिर तो यही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें कैपिटल D है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या आंसर आ जाएगा d²/2 λ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेंट्रल मैक्सिमा की स्लिट विड्थ है वो फ्रिंज विड्थ के ही इक्वल है। बस, प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये इसका आंसर आ जाता है। इतना ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी क्वेश्चन में मुश्किल जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, a slit 5 centimeter wide is irradiated normally with a microwave of wavelength 1 centimeter। ठीक है, स्लिट है वो है 5 सेंटीमीटर की वाइड। ठीक है, और उस पे माइक्रोवेव गिर रही है जिसकी वेवलेंथ है 1 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, देन एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन आइदर साइड ऑफ लाइट। सेंट्रल मैक्सिमा जो है, ठीक है, वो एक साइड में कितने से एंगल तक वाइड हो रखा है, ये हमें निकालनी है बेटा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा एक तरफ की जो एंगल होता है उसको लिख देंगे थीटा। तो यहाँ पे अपने पास में साइन थीटा का फॉर्मूला आता था भाई, एक तरफ का λ/a, इसकी वैल्यू बन जाती है 1/5। साइन थीटा की वैल्यू 1/5 बन गई है, तो अपने पास में जो थीटा है उसकी वैल्यू भी क्या आ गई है 1/5। इससे जो एंगल थीटा है उसको भी लिख दिया है 1/5 रेडियन। ऐसा करके इस चीज़ का आंसर है वो आ गया है। ओके बेटा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चंस को लिखते रहना भाई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न विद इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, हमें चाहिए कि 10 डबल स्लिट के मैक्सिमा, तो डबल स्लिट के मैक्सिमा हमारे पास में कितने होते हैं λ/d विल बी इक्वल टू, और ये अपने पास में कितने में होनी चाहिए सिंगल स्लिट के एक में। तो सिंगल स्लिट का एक होता है 2 λ/d/a, ये अपने पास में इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये किसका है बेटा 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये अपने पास में एक सेंट्रल मैक्स, अपने पास में सिंगल स्लिट का, सिंगल स्लिट का, तो बस ये हो चुका है। सेम ही पैटर्न है, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, कैपिटल डी से डी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे ईच स्लिट की विड्थ निकालनी है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल ए ही निकालना था, बाकी सबको राइट में ले गए हैं 2d/10। तो स्मॉल ए की आंसर आ जाता है d/5। डी बेटा क्या लिखा जाता है
डबल स्लिट की विड्थ, डबल स्लिट है उनके बीच का सेपरेशन, और स्मॉल ए है वो अपने पास में एक सिंगल स्लिट का सेपरेशन। इतना सा अपने पास में ये आंसर है। ओके, चलो तो भाई इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं बेटा। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज एट 30 डिग्री, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम इज यूज। तो जो स्लिट है उसकी विड्थ कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन है जो मिनिमा जो फर्स्ट बन रहा है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 6000 अपॉन ए। तो साइन 30 है 1/2, ये हो चुका है 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 पॉइंट या 30 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर। बस ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, ए लीनियर अपर्चर whose width is 0.02 centimeter is placed immediately in front of a lens of focal length 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अपने पास में लीनियर अपर्चर है, उसको हमने किसी लेंस के सामने और जिसकी फोकल लेंथ है इतनी। द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। उस पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिर रही है जिसकी वेवलेंथ ये है। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज। स्क्रीन के सेंटर से फर्स्ट जो डार्क है उसकी पोजीशन क्या होगी। देखो तो बेटा ऐसे है, यहाँ पे एक हमने लेंस को रखा हुआ है। ठीक है, फोन ऑफर डिफ्रैक्शन में ये चीज़ मैंने समझाई थी कि सामने हम एक लेंस को रख देते हैं, तो लेंस का जो अपर्चर है वो मतलब कि स्लिट विड्थ को बता रहा है, अपर्चर है वो बता रहा है स्लिट विड्थ जो कि है 0.02 सेंटीमीटर। यहाँ पे बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे बनता है अपने पास में फर्स्ट डार्क वाई। ओके, इसकी जो फोकल लेंथ है वही अपने पास में वो पॉइंट होगा जहाँ पे रे ऑफ लाइट कोइंसाइड कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है, तब है फोकल लेंथ है वो कैपिटल डी को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि है 60 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद में जो वेवलेंथ यूज करी गई है यहाँ पे लाइट की, उसकी वेवलेंथ है वो है 5 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। सारी की सारी वैल्यू है वो सीजीएस यूनिट्स में गिवन है। ठीक है, तो y की वैल्यू भी सीजीएस यूनिट्स में ही निकाल लेते हैं। तो वही y है जहाँ पे जाके फर्स्ट डार्क बनेगा। कौन सा बताना है, फर्स्ट डार्क क्या बनता है लैम्डा डी बाई ए पे, तो फर्स्ट डार्क लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। लैम्डा की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -5, डी है 60 अपॉन ए है 0.02 सेंटीमीटर। जो सारा का सारा आंसर है वो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 0.15 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटीमीटर्स में इतना सा इसका आंसर निकालना था, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो लिखते हैं। ये है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन द फॉर्म ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ स्लिट इज मेजर्ड। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है उसको मेजर करी है। द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेव 6000 एंगस्ट्रोम। जो लाइट गिर रही है वो 6000 एंगस्ट्रोम की है। स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ अनदर वेवलेंथ, देन एंगुलर विड्थ इज डिक्रीज बाय 30%। तो उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है। तो हमने कोई और लाइट हम यूज करें तो उसका अपने पास में जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसकी वैल्यू बतानी है जब एंगुलर विड्थ है उसको 30% से कम कर दें तब। देखो तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व।
बेटा हमें जो अपने पास में एंगुलर विड्थ है उसका जो फॉर्मूला है सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हो जाता है 2 लैम्डा बाई ए, अगर बहुत ज़्यादा दूर का सेपरेशन है तब, ठीक है, और थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ओके, जो एंगुलर विड्थ है वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो पहले जो था अपने पास में उसकी वैल्यू थी थीटा नोट, ठीक है, पहले एंगल है उसको मान लेता हूं मैं थीटा नोट था। बाद में उस एंगल को बढ़ाने के बाद में उस एंगल को हमने 30% से कम कर दिया है। तो 30% से अगर मैंने उसको कम कर दिया है तो सिर्फ 70% बचा है, तो 0.70 थीटा नोट। पहले जो वेवलेंथ थी वो थी 6000 एंगस्ट्रोम, बाद में जो वेवलेंथ है उसको मैंने मान लिया है लैम्डा। बस अभी इस चीज़ को सोल्व करना है, ठीक है। थीटा नोट से थीटा नोट कैंसिल आउट, लैम्डा है उसकी 0.70 इंटू 6000 एंगस्ट्रोम, ये आ जाती है 4200 एंगस्ट्रोम। अब जो वेवलेंथ है वो बन जाती है 4200 एंगस्ट्रोम। तो इस तरीके से इस चीज को लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। एक और अपने पास में नोट करके लिख लेते हैं बेटा, जो इंटेंसिटी है वो स्लिट विड्थ पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो अपने पास में स्लिट विड्थ के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना, चाहे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो चाहे जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है इसका पैटर्न हो। तो जितनी ज़्यादा हम स्लिट विड्थ को बढ़ाएंगे, मतलब स्लिट विड्थ का जनरली डायमीटर ही मेजर किया जाता है, जितने उसको डायमीटर को बढ़ाएंगे स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी इंटेंसिटी होगी। तो इस तरीके से जो इंटेंसिटी है उसकी डिपेंडेंसी अपने पास में आती है।